वेलकम बैक माय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम और आज आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, है ना। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं आपको ले चुकी हूँ जिसमें मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाई हूँ। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को सिलोम के बारे में बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप जाकर उसको देखिएगा। और सिलोम के साथ साथ मैंने आपको और क्या बताया था, बेसिकली अबाउट द जर्म लेयर्स, है ना। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बताया था। ये तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था। जो हमारा दूसरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन के बारे में बताया था। और तो और उसके साथ साथ सिमेट्री के बारे में भी बताया था। और हाउ इज रेडियल सिमेट्री एडवांटेजियस टू द सेसाइल ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में भी मैंने आपको वहां पर बताया था। यस और नो। अब उसके पहले जो सबसे पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को सेल यू कैन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था और यू कैन से बॉडी प्लान के बारे में बताया था। फाइलम्स कौन कौन से हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना। तो जो जो बेसिस है जिसके आधार पे हमारे फाइलम्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ है, हमारे पास 11 फाइलम्स बने हैं। यस और नो, कौन कौन से फाइलम्स बने हैं देखिए यहाँ पे। पॉरीफेरा से लेकर यू कैन से कॉर्डेटा तक फाइलम्स बने हैं, जिसमें यू कैन से पॉरीफेरा से लेकर जो हेमी कॉर्डेटा है ये नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, वहीं पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। यस और नो। अब यहाँ पर जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, उसमें क्या क्या चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सो वी हैव सो फार वी हैव सीन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड, बॉडी प्लान या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में एक छोटा सा चीज मिस हो गया था, वो मैं आज की क्लास में कवर कर दूंगी, है ना। ठीक है, फिर सिमेट्री जो है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जर्म लेयर्स जो है पढ़ चुके हैं, सिलोम जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पांचों कैटेगरी, है ना, नोटोकॉर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, सेगमेंटेशन एंड सेफलाइजेशन। ये सब चीजें क्या है वो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद से हम एक क्लासिफिकेशन भी देखेंगे एनिमल किंगडम का, एक शॉर्ट वे में कैसे एनिमल किंगडम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों। और आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला है। आप सब बच्चे आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो बच्चे मेरे चैनल पे आज आए हैं, जो नए हैं मेरे चैनल पे, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है, मैं बायोलॉजी की एजुकेटर हूँ। आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना, इन टॉप मोस्ट ब्रांड्स। और मैंने बहुत टॉप रैंक्स भी प्रोड्यूस किए हैं। सो यू कैन ट्रस्ट मी गाइज, ओके, अंडरस्टूड। और यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू मैं आपके सारे जो बायोलॉजी है उसको कंप्लीट करने वाली हूँ विद एमसीक्यूज ऑल्सो। मैं एमसीक्यूज भी आपको दूंगी। वैसे भी जब मैं पढ़ाती हूँ तो बोलती भी हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, यस और नो। और मैं आजकल जो लेक्चर्स है उसको लिख के ला रही हूँ सो दैट हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। देखो बच्चों, ये सब लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है उसको जाकर देख लीजिएगा, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेवेंथ बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट इज नोटोकॉर्ड। अंडरस्टूड। अब ये जो नोटोकॉर्ड है ये क्या होता है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड जो है एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और सॉलिड होता है। प्लीज रिमेंबर, ये रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल है और सॉलिड स्ट्रक्चर, ये हॉलो नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो नोटोकॉर्ड है ये हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर है और मीजोडर्मली डिराइव्ड है। यानी कौन से जर्म लेयर से डिराइव हो रहा है, जो मिडिल वाला जर्म लेयर है जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं, उससे डिराइव हो रहा होता है आपका नोटोकॉर्ड। यस और नो। और किस साइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, तो ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। जैसे आपका जो पीठ है ना, बैक साइड जो है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। और जो बेली वाला साइड है, आपका पेट वाला जो साइड है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, है ना। अगर हम लोग बोले कुत्ता है या बिल्ली है, कुत्ता या बिल्ली में कौन सा साइड जो है वो डॉर्सल होगा और कौन सा वेंट्रल होगा, तो कुत्ता में जो साइड में धूप लग रहा है ना, आप ऐसे याद रखो कि जिस साइड में उसको धूप लग रहा है वो साइड उसका डॉर्सल साइड हो गया। यस और नो। और उसके नीचे वाला साइड, जैसे बिल्लियां हैं, बिल्ली में जहां पे मैमरी ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होगा, यस और नो, वो साइड उसका क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड हो जाएगा। इंसानों के केस में जो बैक वाला साइड है ना, वो क्या हो जाएगा,
डॉर्सल हो जाएगा और जो बेली वाला साइड है वो वेंट्रल हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है ना। वेंट्रल मतलब बेसिकली होता है नीचे और डॉर्सल मतलब होता है ऊपर। याद रखो, समझ में आया कि नहीं? डॉर्सल वर्ड का मतलब क्या होगा बच्चों? ऊपर, और वेंट्रल का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नर्व कॉर्ड। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो लेबल्ड भी है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये सारा चीज अभी मैं नहीं आपको समझाने वाली, ये अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगी। ये जब नोटोकॉर्ड्स, अरे सॉरी, कॉर्डेट जब पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर वहां पे मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अभी आपको क्या देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये नर्व कॉर्ड है। और नर्व कॉर्ड कैसा स्ट्रक्चर होता है? हॉलो स्ट्रक्चर होता है। यस और नो? किसमें हॉलो होता है? ये कॉर्डेट्स में हॉलो होता है। कॉर्डेट्स कौन कौन होते हैं? इंसान भी कॉर्डेट है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो नोटोकॉर्ड है, यहाँ पे देखो, ये जो नोटोकॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड के नीचे मौजूद है। दिख रहा है कि नहीं? नोटोकॉर्ड जो है ये नर्व कॉर्ड के नीचे मौजूद है। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। यस और नो? ये जो ट्रैक्ट है, दिस इज द, वी कैन मेंशन, ये जो है ये आपका माउथ की ओपनिंग है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा होता है। तो आप नजर आ रहा है आपको ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नोटोकॉर्ड जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है और नर्व कॉर्ड के नीचे है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड? नर्व कॉर्ड के नीचे है तो नर्व कॉर्ड के नीचे के लिए वेंट्रल वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। मैंने अभी जस्ट बताया कि वेंट्रल मतलब नीचे और डॉर्सल मतलब ऊपर। और डाइजेस्टिव सिस्टम के डॉर्सल साइड पे होगा ना नोटोकॉर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर नजर आ रहा है ना आपको नोटोकॉर्ड। सो वी कैन से कि जो नोटोकॉर्ड है जो कि मीजोडर्मली डिराइव्ड है, जो जर्म लेयर है, कौन से जर्म लेयर से निकल रहा है? मिडिल वाले जर्म लेयर से निकलता है जो बाद में बनता है। मैंने आपको बताया था जर्म लेयर में कि एक्टोडर्म एंडोडर्म पहले बन जाता है, मीजोडर्म जो है वो बाद में बनता है। यस और नो? तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है। समझ में आया? खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और नर्व कॉर्ड के नीचे है। नीचे के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? वेंट्रल। सो इट इज लोकेटेड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर है, यानी हम लोग बोलेंगे इट इज लोकेटेड डॉर्सल टू डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा भी, इट इज फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये तो बता दिया। यहाँ देखो लिखा है इट इज लोकेटेड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, यानी नर्व कॉर्ड के नीचे लोकेटेड है, एंड डॉर्सल टू गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के ये ऊपर लोकेटेड है। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके ऊपर है और ये नर्व कॉर्ड है इसके नीचे है। समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है, ये एग्जामिनर आपसे नीट के एग्जाम में पूछ सकता है। मैं हर बार आपको बता बता के चल रही हूँ कि क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। समझ में आया? अब देखो जैसे मान लो ये 3 जर्म लेयर है, ये सबसे बाहर वाला जर्म लेयर है जिसको हम एक्टोडर्म बोल रहे हैं, ये बीच वाला है जिसको हम मीजोडर्म बोल रहे होते हैं, और ये सबसे अंदर वाला जर्म लेयर है जिसको हम एंडोडर्म बोल रहे होते हैं। तो जो नोटोकॉर्ड है ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, यानी ये जर्म लेयर जो मीजोडर्म वाला जर्म लेयर है उससे ये ऑरिजिनेट होता है। यस और नो? तो पहले नोटोकॉर्ड जो है वो बन जाता है। समझ में आया? अब याद रखना है कि जब नोटोकॉर्ड बन जाता है तो अकेला बना बना क्या हो रहा होता है? बोर हो रहा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नोटोकॉर्ड जब बन गया तो अकेला बना बना वो बोर होने लगता है, तो वो क्या करता है? वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और एक्टोडर्म से कहता है कि मैं तो बन गया हूं, मैंने अपना काम कर लिया है, तुम भी तो कोई काम करो। तो वो जो एक्टोडर्म है ये क्या बना देता है? नर्व कॉर्ड बना देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्टोडर्म क्या बना देता है? नर्व कॉर्ड बना देता है। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक जर्म लेयर दूसरे जर्म लेयर को स्टिमुलेट करता है कुछ सिंथेसिस करने के लिए, कुछ एक्टिविटी करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इंडक्शन। उस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं? ये मैं फिर से आपको बताऊंगी जब मैं कॉर्डेटा पढ़ाऊंगी। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है इट इज फाउंड ओनली इन द फाइलम कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में पाया जाएगा, यानी कि पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट है। इट इज एब्सेंट फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमीकॉर्डेटा। इसीलिए पॉरीफेरा टू हेमीकॉर्डेटा के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं नॉन कॉर्डेट्स।
यस और नो, टेल मी यस और नो। अब यहाँ पे कॉर्डेटा वर्ड बनता ही दो चीजों से है, मैंने पहले भी बताया है। कॉर्ड वर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसके लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? वी आर यूजिंग फॉर नोटोकॉर्ड। और एटा वर्ड का मतलब होता है बियरिंग, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नोटोकॉर्ड बियर करता हो उसको हम कॉर्डेटा बोलते हैं या कॉर्डेट बोलते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। सो आपको समझ में आया नोटोकॉर्ड क्या है बच्चों? एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो सॉलिड है, हॉलो नहीं है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है, डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रायो प्रेजेंट है। यस, और एम्ब्रायो का ये प्रिमिटिव एक्सिस बना रहा होता है, और ये वेंट्रल साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, और डॉर्सल साइड ऑफ द गट या एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा। यानी नर्व कॉर्ड के नीचे है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है, और ये किस फाइलम में प्रेजेंट होगा? कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा। इज दिस क्लियर? जो एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स बोल रहे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलिए आगे चलते हैं, एट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं सेफलाइजेशन। देखो सेफलाइजेशन एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखी होती है, बट आपको समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और उस कंपटीशन में हम कहीं से भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कहीं से भी पीछे रहें, इसीलिए जो तैयारी है वो आपकी पूरी तरह से मुकम्मल होनी चाहिए, तैयारी जीत की होनी चाहिए। तो इसीलिए सिविलाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए सिविलाइजेशन का मतलब है अगर सेंस ऑर्गन्स है ना, सेंस ऑर्गन्स या फिर जो हमारे फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो ब्रेन है, ये सब अगर हेड रीजन में या एंटीरियर रीजन में बॉडी के कॉन्सेंट्रेट हो जाए तब उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग सेफलाइजेशन, है ना। यानी कि धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बनाया भी है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको इस डायरेक्शन में अगर मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो सबसे पहले कौन सा बॉडी पार्ट इस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा? जैसे मान लीजिए अगर ये इन्वायरमेंट है तो सबसे पहले ये वाला बॉडी पार्ट ही ना इस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये इस बॉडी पार्ट में ही नेचर को सेंस ऑर्गन देना चाहिए, इसी बॉडी पार्ट में नेचर को नर्वस सिस्टम देना चाहिए, और अगर कुछ खाने के लिए मिला तो इसी यू कैन से स्ट्रक्चर में जो नेचर है उसको फीडिंग स्ट्रक्चर्स देना चाहिए। ऐसा और नो। सो इसीलिए धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ क्या हुआ कि जो ब्रेन था, जो सेंस ऑर्गन था, जो फीडिंग स्ट्रक्चर्स थे, वो कॉन्सेंट्रेट हो गए कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में कॉन्सेंट्रेट हो गए, और इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको कि ये, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेफलाइजेशन। यस और नो। तो सेफलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो भी आपका यू कैन से ब्रेन है, या फिर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ब्रेन, उसके बाद से जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, फीडिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब कहाँ पे एक्युमुलेट हो गए? बताओ ये कहाँ पे एक्युमुलेट हो गए आके? तो ये एक्युमुलेट हो जाते हैं आपके आपके एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी में, हेड रीजन में। और ये कहाँ पाया जाता है सेफलाइजेशन? बाइलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में। यस और नो। बाइलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से, यानी प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक जनरली क्या होता है? प्रेजेंस सेफलाइजेशन का। इज दिस क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स में भी लिखा है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड where nervous tissue, sense organs and feeding structures become concentrated at the front or anterior end of the organism फॉर्मिंग अ हेड रीजन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेफलाइजेशन। इसका एडवांटेज क्या होगा? ये इंप्रूव करेगा ना कोऑर्डिनेशन के बिहेवियर में। यस और नो। बाकी बॉडी पार्ट्स जो है वो इजिली कोऑर्डिनेट करेंगे अगर नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन एंटीरियर पार्ट में होगा बॉडी का। तो अगर स्टिमुलस होगा कोई भी, है ना, तो उससे इजिली या फास्टली रिस्पॉन्स कर पाएगा, है ना, सेफलाइजेशन होने की वजह से। फीडिंग इफिशियंसी जो है वो बेटर होगी, क्योंकि माउथ और सेंस ऑर्गन्स जो है वो लोकेटेड टुगेदर है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम हेड बोल रहे हैं। सो दीज आर एक्चुअली द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सेफलाइजेशन। और सेफलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सिविलाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। चलिए आप लोग का, तब तक मैं बीच में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Which phylum
which phylum is acoelomate ट्रिप्लोब्लास्टिक? कौन सा ऐसा फाइलम है जो एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक है? समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेसिस पे चलते हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बेसिस क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और क्वेश्चन आगे दूंगी, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 1। समझ में आ रहा है ना? जहां तक मुझे लग रहा है मैं एक और क्वेश्चन दूंगी आपको। अब देखिए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो प्रकार का होता है। जब मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया, फ्रॉग पढ़ाया, उसमें भी बताया, जैसे फ्रॉग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, वहां पे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब प्रेजेंट थे और ब्लड जो है वो प्रॉपर ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा था। लेकिन जब मैंने कॉकरोच पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कैविटीज प्रेजेंट थी, है ना, साइनसेस जिसको हम बोल रहे थे। 4 साइनसेस पढ़ाया था ना कॉकरोच में, यस और नो? अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे मान लो अगर एक फील्ड है, एक फील्ड है ना, कोई खेत है, खेत मान लो, खेत देखे हो आप लोग, गाँव गए होगे तो अगर आप लोग उसको बाल्टी से पानी डालने लगे, खेत में अगर आप बाल्टी से पानी डालने लगे, तो क्या जल्दी जल्दी पानी जाएगा हर जगह पे? पूरे खेत में क्या जल्दी जल्दी पानी जाएगा हर जगह? बताइए, अगर आप बाल्टी से पानी डालने लगे तो। अगर एक तरफ एक इंसान है वो बाल्टी से पानी डाल रहा है खेत में, और दूसरा इंसान है उसने ट्यूब्स का इस्तेमाल किया है, उस ट्यूब के थ्रू क्या कर रहा है, पानी जो है उसको डाल रहा है किसमें? खेत में। तो बताइए जल्दी जल्दी पानी किससे पहुंचेगा खेत में? कहाँ जल्दी जल्दी पानी पहुंचेगा? ऑब्वियसली जब अगर ट्यूब से आप पानी डालोगे तो फटाफट फटाफट पानी जो है वो पहुंचेगा ना, फ्लो जो है वाटर का वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। यस और नो? उसी प्रकार से यहाँ पे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज वगैरह जो है वो एब्सेंट होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। लेकिन वहीं पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स में फ्लो करता है इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑब्वियसली इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, फ्लो जो है वो फास्टर होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। और यहाँ पे जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड है इट इज एक्चुअली फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं बॉडी के वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। समझिएगा मेरी बात। इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के बच्चों, या फिर जो टिश्यूज होंगे हमारे बॉडी के, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते। वहां पे एक मिडिल मैन होता है जो कि ब्लड से चीजें टिश्यू को देता है। वो मिडिल मैन का काम करता है लिम्फ, जो ब्लड से चीजें सेल्स को देगा, टिश्यू को देगा, और सेल से और टिश्यू से चीजें ब्लड में डाल देगा, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, है ना, लिम्फ के बारे में भी देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें लिम्फ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड जो है इट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। हार्ट तो भाई पंपिंग ऑर्गन है ना, जैसे मैंने कॉकरोच में भी पढ़ाया था 13 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें। तो हार्ट जो है जब ब्लड को वो पंप करेगा तो जो सेल्स और टिश्यूज होंगे वो डायरेक्टली बात हो जाएंगे किसमें? ब्लड में, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज ब्लड वेसल्स नहीं है जिसके अंदर ब्लड का प्रवाह हो सके, ब्लड का फ्लो हो सके। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है बच्चों कि जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं और जो टिश्यूज हैं वो क्या हो रहे हैं? वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, यानी ब्लड और सेल्स और टिश्यूज दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज जो है दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। समझ में आया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड के नहीं है,
इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कोई स्पेशलाइज्ड वेसल्स नहीं है, कैपिलरीज जो है वो एब्सेंट है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, इफिशियंट, ये ज्यादा इफिशियंट है भाई, क्योंकि ब्लड जो है इट इज फ्लोइंग थ्रू स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट दैट इफिशियंट, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, तो धीरे 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 फ्लो होगा, पुअर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इसमें जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड में वो एडवांस्ड होगा, इसमें ब्लड जो है वो स्लोली मूव करेगा। इसमें ब्लड कैसे मूव होगा, ये जो है दिस इज एडवांस्ड, वी कैन मेंशन ओवर हियर, ये एडवांस्ड है, और यहाँ पे ब्लड मूव्स फास्टर, वी कैन मेंशन, यहाँ पे रुकिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ब्लड मूव्स, है ना, ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो फास्टर होगा। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो बच्चों याद रखने हैं ना, थोड़े एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए, है ना, ताकि आप इजिली एग्जाम क्रैक कर सको ओपन और क्लोज्ड की। तो पहले मैं ओपन का बता देती हूँ। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लीच में पाया जाता है, लीच बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। देखो बच्चों एनिलिडा में वैसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्लीज रिमेंबर एनिलिडा में ही सबसे पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया, लेकिन लीच जो है वो एक्सेप्शन है। समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाएगा एनिलिडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलना है, क्योंकि लीच क्या है, लीच एक्सेप्शन है। लीच एनिलिडा में आता है, लेकिन लीच एक्सेप्शन है, अपवाद है, और एक्सेप्शंस डू नॉट फॉर्म द रूल। एक्सेप्शंस जो है वो रूल नहीं बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो बाकी जो एनिलिडा है, देखिए ये क्लोज्ड में मैंने लिखा है, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट लीच, लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो आर्थ्रोपोडा है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, जैसे जिसमें कॉकरोच आ रहा है, बटरफ्लाई आता है, प्रॉन आता है, क्रैब आता है, स्कॉर्पियन आता है, लोकस्टा आता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। मोलस्का जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, उसमें भी ज्यादातर जो मोलस्क होंगे, मोस्ट ऑफ द मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही होगा। तो अगर आपसे मोलस्का पूछ दिया, सिर्फ वो लिखा है कि मोलस्का में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो आप बोलोगे ओपन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे मोलस्क होते हैं, जैसे कि देखो लिखा है सेफेलोपोडा मोलस्क। सेफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, और पोडा मतलब होता है लेग। समझ में आया। पोडा मतलब लेग या अपेंडेजेस, जिसके हेड से निकलता है अपेंडेजेस। समझ में आ रहा है, जिसके हेड से अपेंडेजेस निकले, जैसे ऑक्टोपस। समझ में आ रहा है। देखते हैं उसके हेड से ही उसके लेग्स निकलने लगते हैं, देखिए इस तरह से। ये जो ऑर्गेनिज्म है ऑक्टोपस, ये किसमें आता है, सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा इज अ एडवांस्ड क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का फाइलम का सबसे एडवांस क्लास होता है क्लास सेफेलोपोडा। उसमें 3 ऑर्गेनिजम्स आपको याद रखने होंगे। एक है सीपिया, जिसको कटल फिश बोलते हैं, एक है लॉलिजो, जिसको स्क्विड बोलते हैं, और एक है ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश बोलते हैं। क्यों इसको डेविल फिश बोलते हैं, वो मैं अलग से मोलस्का फाइलम पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। लेकिन याद क्या रखना है कि सेफेलोपोडा मोलस्क में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड। बाकी सारे मोलस्क में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो सेफेलोपोडा मोलस्क है ये एडवांस्ड है। एडवांस्ड इसीलिए है क्योंकि इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इज दिस क्लियर। उसके बाद मोलस्का के बाद कौन सा फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा कॉर्डेटा के अंदर आता है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम याद रख लो, इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगी, इसके ट्रिक भी बताऊंगी। सैड, सल्पा एस्किडिया डोलियोलम, इसके एग्जाम्पल्स है। सैड इज द ट्रिक टू रिमेंबर, बट ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हुए बच्चों, लीच हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोस्ट मोलस्क हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, हेमिकॉर्डेट्स हो गए, एंड सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा हो गया, जो कॉर्डेटा के अंदर एक्सेप्शन बनता है। इज दिस क्लियर। वहीं पे बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिलिडा आ जाएगा, सेफेलोपोडा मोलस्क आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, और कॉर्डेट्स आ जाएंगे। कौन सा कॉर्डेट नहीं आएगा, यूरोकॉर्डेट नहीं आएगा। यूरोकॉर्डेट इज एन एक्सेप्शन। सारे कॉर्डेट्स में या और वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन सिर्फ यूरोकॉर्डेट ही ऐसा कॉर्डेट है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। इज दिस क्लियर। देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिख के लाई हूं,
जो कि अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे होगे तो उनका जो टेस्ट होता है ना, आपको पता ही ये टेस्ट होता है, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस पे वो लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ये एक वर्टिब्री है, वर्टिब्री मतलब वर्टिब्रल कॉलम, ये एक वर्टिब्री है ना, और ये जो है ये दूसरी वर्टिब्री है। दो वर्टिब्री के बीच में व्हाइट कार्टिलेजियस, यू कैन से कार्टिलेजिनियस फाइबर प्रेजेंट होता है। दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज का बना हुआ पैड प्रेजेंट होता है ना। कौन से कार्टिलेज का बना हुआ है होता है वो पैड? वो बना होता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ पैड प्रेजेंट होता है दो वर्टिब्रीज के बीच में। अब यहाँ पे ये जो कार्टिलेजिनियस पैड है, इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्ड का मतलब ही होता है बिटवीन टू डिफरेंट, और वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्री, दो डिफरेंट वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क मौजूद है, जो कार्टिलेज का बना हुआ पैड मौजूद है, उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। उसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एक सॉफ्ट सा एरिया मौजूद होता है, जिसको मानते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, उसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, और नोटोकॉर्ड की जगह पे क्या आ जाता है? वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। तो क्या नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है? आप बोलोगे नहीं भाई, नोटोकॉर्ड थोड़ी ना वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया ना, नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम आता है। जैसे मान लो आज आपको कोई टीचर पढ़ा रही है ना, बायोलॉजी की फॉर एग्जाम्पल। अब दूसरे बार में क्या हुआ, कोई और टीचर आपको बायोलॉजी की पढ़ाने लगी, है ना। मैंने मान लीजिए पहले टीचर का नाम है सुनीता, दूसरे टीचर का नाम है अनीता। तो जो अनीता मैम है उन्होंने रिप्लेस कर दिया ना सुनीता मैम को। तो क्या अनीता मैम जो है ये सुनीता मैम है? आप ये इनको सुनीता मैम तो नहीं बोल सकते हो, नहीं ना, इच्छाधारी नागिन तो है नहीं कि ये रूप बदल लेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रिप्लेस हो जाता है। देखिए नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ऐसा नहीं होता है कि नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये क्या है? तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, उसके बीच में एक सॉफ्ट सा एरिया प्रेजेंट होता है, जिसको ऐसा मानते हैं कि ये नोटोकॉर्ड का रिमेनिंग पार्ट है। नोटोकॉर्ड के रिमेनिंग पार्ट के लिए वर्ड यूज करते रेमिनेंट, है ना, जिसको हम रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड मानते हैं, और उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। सो न्यूक्लियस पल्पोसस इज नथिंग, इट इज अ सॉफ्ट एरिया विच इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क विच इज सपोज टू बी रेमिनेंट, यानी रिमेनिंग पार्ट of what? Notochord. Is this clear or not? Next is type of development. डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये भी मैंने आपको जब कॉकरोच पढ़ाया था तो बताया था। दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वा नहीं बनता है, जैसे इंसानों में ऐसा नहीं है ना कि बच्चा नहीं होता पहले लार्वा होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है भाई, कोई लार्वल स्टेज नहीं होता। मछलियों में भी नहीं होता, रेप्टाइल्स में, स्नेक वगैरह में भी नहीं होता, बर्ड्स में भी नहीं होता, है ना। मैमल्स में जैसे इंसान है, ये कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, सुअर हो गया, उसमें भी नहीं होता। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा नहीं बन रहा है उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ डेवलपमेंट ऐसा भी होता है जिसमें लार्वा बन रहा होता है, तो अगर लार्वल स्टेज पाया जाता है तो वैसे डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ में आया? ये लार्वा जो है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्वा जो है इसका रूप रंग बदलता है और वो अडल्ट बन जाता है। लार्वा जो है इट इज मतलब यू वी कैन से लार्वा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट दिखता है, किससे? अडल्ट से। अडल्ट के जैसा नहीं दिखता। जैसे जो यू कैन से टैडपोल है, टैडपोल इज द लार्वा ऑफ व्हाट? फ्रॉग, है ना। यहाँ पे वी कैन मेंशन जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोल रहे होते हैं? लाओ मैं यहां लिख दूं, यहाँ पे सपोज लिख रहे हैं हम लोग, 1 सेकेंड। फ्रॉग, फ्रॉग की लार्वा को हम क्या बोलते हैं? टैडपोल। टैडपोल जो है मछली के जैसा दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो जो लार्वा होते हैं ना, दे आर एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। तो यहाँ पे वो पॉइंट भी लिख दे रही हूँ, लार्वा जो है ये मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखेगा। किससे डिस्टिंक्ट दिखेगा? बताओ किससे अलग दिखेगा? मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट किससे दिखेगा? अडल्ट से।
समझ में आया? द लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? अब जैसे यहाँ पे देखो किसमें लार्वा प्रेजेंट हो सकता है, फाइलम पॉरीफेरा में। कॉकरोच जो है उसमें निम्फ प्रेजेंट होता है ना? तो क्या कॉकरोच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा? आप बोलोगे यस। वैसे निम्फ जो है उसको हम लार्वा नहीं बोलते हैं, है ना? अगर आप बहुत अच्छा नॉलेज वाले पर्सन हो या फिर अगर अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो निम्फ जो है उसको हम लार्वा नहीं बोलते हैं, क्योंकि निम्फ जो है वो कॉकरोच के जैसा ही दिखता है। निम्फ रिजेंबल्स लाइक अडल्ट कॉकरोच ओनली, है ना? निम्फ के पास भी जैसा कॉकरोच का माउथ होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, वैसा ही माउथ निम्फ के पास भी होता है। तो इसीलिए निम्फ के लिए हम लोग लार्वा नहीं बोलते, निम्फ को ऐसा नहीं बोलते कि कॉकरोच का लार्वा है। लेकिन कभी कभी अगर बाई मिस्टेक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लार्वा ऑफ कॉकरोच, तब आप निम्फ लिखना, लेकिन वैसे बोलते नहीं है इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कॉकरोच में से तुरंत कॉकरोच नहीं बनता है, पहले निम्फ बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? निम्फ जो है उसमें कुछ चीजें एब्सेंट भी होती हैं जो अडल्ट कॉकरोच में होता है, जैसे कि निम्फ में यू कैन से विंग्स नहीं होगा, विंग्स प्रेजेंट नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? तो कॉकरोच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बटरफ्लाई और सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क मॉथ भी बोल सकते हैं, सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ, उसके लार्वा का नाम है कैटरपिलर। मॉस्क्यूटोज के लार्वा का नाम है व्रिगलर, व्रिगलर इज द लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटो। मैगॉट इज द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। नोप्लियस इज द लार्वा ऑफ प्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड टैडपोल इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग। इज दिस क्लियर? समझ में आया? यानी कि जिसमें लार्वा प्रेजेंट होगा उस तरह के डेवलपमेंट को बच्चों इनडायरेक्ट, और जिसमें लार्वा नहीं प्रेजेंट होगा उस तरह के डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल किंगडम को, है ना? देखो कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए जो मेटाजोआ होता है, मेटाजोआ मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मेटाजोआ मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं। अब इस मेटाजोआ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पैराजोआ जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और एक यू मेटाजोआ जिसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली आपका पैराजोआ में कौन आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा ही तो ऐसा है जिसमें कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या फाइलम पॉरीफेरा यू कैन से यूनिसेलुलर है? आप बोलोगे नहीं। पॉरीफेरा हो चाहे फिर कोई भी फाइलम हो, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, सब के सब जो फाइलम्स हैं वो मल्टी सेलुलर है, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? तो पॉरीफेरा जो है उसमें वो आपका पैराजोआ का एग्जाम्पल है। बाकी निडेरिया से लेकर कॉर्डेटा जो है वो यू मेटाजोआ में आएगा। यू मेटाजोआ के एग्जाम्पल कौन कौन बन जाएंगे? बताओ यू मेटाजोआ में क्या 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 आ जाएगा? वी कैन मेंशन निडेरिया जिसमें हाइड्रा आता है ना? निडेरिया से लेकर कौन आ जाएगा? कॉर्डेटा। यस और नो? निडेरिया टू कॉर्डेटा यू मेटाजोआ में आ जाएगा। अब ये जो यू मेटाजोआ है इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, है ना? कितने प्रकार की सिमेट्री थी, है ना? एक तो एसिमेट्री थी। एसिमेट्री कहाँ चली गई? एसिमेट्री तो यही चली गई, पॉरीफेरा में ही, है ना? पॉरीफेरा में कैसी सिमेट्री थी? मोस्ट पॉरीफेरेंस वर असिमेट्रिकल। पॉरीफेरा में एसिमेट्री पाई जाती है, तो एसिमेट्री तो हम छोड़ देंगे, है ना? यहाँ पे सिमेट्री में हम दो सिमेट्री की बात करेंगे, एक रेडियल और दूसरा बाईलैटरल। बाई मतलब दो, दो यू कैन से हाफ्स में डिवाइड होंगे यूनिक प्लेन ऑफ डिवीजन से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। याद करो ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, दोबारा मैं फिर से पढ़ा नहीं रही हूं, आप जाके देख लेना अगर आपको रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में डाउट है तो, मेरे पुराने लेक्चर्स, ठीक है? अब रेडियल सिमेट्री में कौन कौन आता है? निडेरिया जिसमें हाइड्रा आता है, टीनोफोरा जिसमें सी गूसबेरी आ सकता है, और इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट्स। प्लीज रिमेंबर इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट्स रेडियल सिमेट्रिकल है और इकाइनोडर्मेटा की लार्वा बाइलैटरल सिमेट्रिकल है। इकाइनोडर्मेटा का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन हो सकता है बच्चों? स्टारफिश हो सकता है। इज दिस क्लियर? अब बाइलैटरल सिमेट्री को फिर से हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिलोम के आधार पर, बॉडी कैविटी के आधार पर इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। ए सिलोमेट जिसमें सिलोम होगा ही नहीं, उसका एग्जांपल प्लाटीहेलमिन्थिस। वैसे तो ए सिलोमेट पॉरीफेरा टू प्लाटीहेलमिन्थिस है, लेकिन पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा को ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्लाटीहेलमिन्थिस लिखेंगे जिसका एग्जांपल हो जाएगा टीनिया सोलियम, टीनिया सर्जिनेटा,
टेपवर्म, है ना। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट यानी फॉल्स बॉडी कैविटी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। इसका एक ही एग्जांपल, इकलौता एग्जांपल एस्चिलमेंथिस, है ना, कॉमन राउंड वर्म जिसको हम एस्कैरिस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? और सिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। ट्रू सिलोम कहां से सबसे पहली बार आया? एनिलिडा में। और कहां तक? टू कॉर्डेटा। यस और नो? मैं आपको बार बार हर लेक्चर में बता रही हूं कि एनिलिडा ही पहला फाइलम था जहां पर सबसे पहली बार ट्रू सिलोम आया, पंपिंग हार्ट आया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया और सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म आया। अब जो सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक तो साइजोसिलोमेट, है ना। साइजोसिलोमेट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिलोम मीजोडर्मल बैंड के स्प्लिटिंग से बना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लो। और इंटेरोसिलोमेट वो होते हैं जिसमें सिलोम प्रिमिटिव गट से बना है, एलिमेंट्री कैनाल से बना है। इंटेरो वर्ड का मतलब ही होता है गट या एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आया? अब साइजोसिलोम के तीन एग्जांपल्स होते हैं, तीन फाइलम्स होते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और इंटेरोसिलोम जो होते हैं वो ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। उसमें कौन कौन आते हैं? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के लिए हम लोग और एक चीज मैं लिख के लाई हूं। देखिए यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनके लिए तीन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये इंटेरोसिलोमेट है। इंटेरोसिलोमेट का मतलब है कि द सिलोम विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस ऑफ द प्रिमिटिव गट, या जिसको हम आर्किनटेरॉन बोलते हैं। प्रिमिटिव गट को क्या बोलते हैं बच्चों? आर्किनटेरॉन बोलते हैं। यस और नो? ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया था सिलोम जब मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3 में। यस और नो? उसके बाद से इन तीनों में इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है जो अर्ली स्टेज के सेल्स होंगे उसका फेट, उसकी किस्मत फिक्स नहीं है। यानी शुरुआती दौर में जो सेल्स होंगे उस वो नहीं पता है कि कौन सा सेल जो है वो पैर बनाएगा, कौन सा हाथ बनाएगा, कौन सा पेट बनाएगा, कौन सा आंख बनाएगा, कौन सा नाक बनाएगा, है ना। यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स होंगे उसकी किस्मत फिक्स नहीं है। यस और नो? उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, यानी कि डिटरमाइंड नहीं है। क्लीवेज मतलब होता है डिवीजन। क्लीवेज इज अ काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन विच ग्रोथ फेज इज एब्सेंट। G1 और G2 फेज, जो ग्रोथ फेज है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ S फेज प्रेजेंट होता है इंटरफेज में, उसको क्लीवेज बोलते हैं, जो मैंने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा दिया है, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज वो होता है जिसमें फेट ऑफ सेल्स जो है वो फिक्स नहीं होता अर्ली स्टेज पे, है ना। अर्ली सेल्स जो होते हैं दे हैव द पोटेंशियल टू डेवलप कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली हर एक सेल जो है अर्ली सेल्स वो टोटी पोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल मतलब ऐसा सेल जिसके पास ये पावर हो कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे। तभी तो हम लोगों में, हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, तभी तो हम लोगों में क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस बनता है ना। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, वो अगर टूट जाता है ना, तो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। अगर शुरू शुरू में ही सेल्स में डिसाइड हो जाए कि कौन सा सेल आंख बनेगा, कौन सा नाक बनेगा, कौन सा कान बनेगा, कौन सा हाथ बनेगा, कौन सा नाक बनेगा, कौन सा पैर बनेगा, तो क्या आइडेंटिकल ट्विंस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे भाई। एक अगर आइडेंटिकल ट्विंस बनेगा उस तरह से, तो एक में आंख होगा तो दूसरे में नाक होगा, एक में नाक होगा तो दूसरे में नाक होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है कि जो अर्ली सेल्स है उसका किस्मत फिक्स नहीं है कि वो क्या बनाएगा। हर सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। और ड्यूटोरोस्टोम्स होते हैं ये तीनों। ड्यूटोरोस्टोम्स क्या होता है? मुझे ये आप लोगों को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय भूल गई थी बताना, इसलिए मैं फिर से लिख के लाई हूँ। ड्यूटोरोस्टोम्स क्या है अभी बताते हैं। देखिए, देखो, जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है जिसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसमें दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक होता है माउथ फॉर द, यू कैन से, इंजेशन, है ना, खाना खाने के लिए। और दूसरा ओपनिंग होता है एनस फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। इज दिस क्लियर? तो जिसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वैसे ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और वैसे बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं, है ना। तो बताओ, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू हुआ था? एस्चिलमेंथिस से शुरू हुआ था।
है ना। एस्किलमेंथिस से सबसे पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुआ था, यस और नो। तो अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के आधार पर दो प्रकार के यू कैन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक प्रोटोस्टोम्स और एक ड्यूटोरोस्टोम्स। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोम का मतलब होता है माउथ, और यहाँ पे ड्यूटोरो वर्ड का मतलब होता है सेकेंड या लैटर, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें पहले माउथ बनता है, दो ओपनिंग होती है ना ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में, तो प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनेगा और बाद में एनस बनेगा। आई रिपीट, ऐसे जानवर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें पहले माउथ बनेगा और बाद में एनस बनेगा, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। एक ओपनिंग, सबसे पहले जो ओपनिंग बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, गैस्ट्रुला स्टेज में, उसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं। तो जो सबसे पहली ओपनिंग होगी ब्लास्टोपोर, देखो मैंने लिखा भी है, ब्लास्टोपोर इज द फर्स्ट ओपनिंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। किस स्टेज में, गैस्ट्रुला स्टेज में। तो जो सबसे पहली ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर, वो किस में डेवलप होती है, माउथ में। और ब्लास्टोपोर के जो अपोजिट एंड में ओपनिंग होती है वो किस में डेवलप होगी, एनस में। समझ में आ रहा है। यानी प्रोटोस्टोम्स में पहले माउथ बनता है, पहली ओपनिंग माउथ बनाती है और बाद में उसके अपोजिट एंड पे एनस बनता है, एनस बाद में बनेगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स लेस एडवांस्ड होते हैं, है ना। और बताओ माउथ और एनस कहां से शुरू हुआ, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहां से शुरू हुआ, एस्किलमेंथिस से। तो एस्किलमेंथिस, है ना, उसके बाद एनीलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। यानी एस्किलमेंथिस से मोलस्का के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें पहले माउथ बना है, बाद में एनस बना है। यानी एस्किलमेंथिस टू मोलस्का आर प्रोटोस्टोम्स। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। देखो प्लैटीहेल्मिन्थिस में तो एक ही ओपनिंग था ना, प्लैटीहेल्मिन्थिस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, और वही ओपनिंग जो है माउथ के जैसा भी काम कर रहा है और एनस के जैसा भी काम कर रहा है। वैसे ब्लाइंड बॉडी प्लान को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल रहे थे या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे थे। इज दिस क्लियर। वहीं पे ड्यूटोरोस्टोम्स जो होते हैं, ड्यूटोरो मतलब बाद में बनेगा, कौन, स्टोम मतलब माउथ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले एनस बना, है ना, जैसे हम लोगों में भी, इंसान में भी जो ब्लास्टोपोर होती है, जो ओपनिंग होती है पहली ओपनिंग, वो क्या बनाती है, एनस। और ब्लास्टोपोर का जो अपोजिट एंड होता है वो बनाता है माउथ। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले एनस बनता है और उसके बाद माउथ बनता है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को ड्यूटोरोस्टोम्स बोलते हैं। यानी फर्स्ट एनस इज फॉर्म्ड फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ माउथ, यानी ब्लास्टोपोर विल डेवलप इनटू एनस। ब्लास्टोपोर मतलब जो ओपनिंग है ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो गैस्ट्रुला स्टेज में बन रही है, वो क्या बनाएगी, एनस बनाएगी। और वही प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मिटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में, अभी लिखा है ना, देखो इकाइनोडर्मिटा हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ड्यूटोरोस्टोम्स होते हैं। यानी इनमें पहले एनस बनेगा और बाद में माउथ बनेगा, और ये ज्यादा एडवांस्ड होंगे। समझ में आया। ड्यूटोरोस्टोम्स जो होते हैं दे आर मोर एडवांस्ड, वी कैन मेंशन ओवर हियर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये लोग ज्यादा एडवांस्ड है, दे आर मोर एडवांस्ड। इज दिस क्लियर। समझ में आ गया। इकाइनोडर्मिटा हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के लिए कौन से तीन वर्ड्स होंगे जो कॉमन होंगे, एंटेरोसिलोमेट, इंडिटर्मिनेट क्लीवेज एंड ड्यूटोरोस्टोम्स। याद रखना, भूलना नहीं, बहुत मेहनत करके मैंने नोट्स बनाई है आप लोगों के लिए। समझ में आ गया कि नहीं। देखो ब्लास्टोपोर भी बता दिया। चलो एक और मैंने बोला था ना कि मैं क्वेश्चन दूंगी, चलिए। नेम द फाइलम which was फर्स्ट, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी दे चुकी हूं। नेम द फाइलम विच वाज फर्स्ट टू बिकम प्रोटोस्टोम, विच वाज फर्स्ट टू बिकम प्रोटोस्टोमियम या प्रोटोस्टोम, एक सेकेंड, ये प्रोटोस्टोम सिलोमेट, ठीक है। प्रोटोस्ट, एक सेकेंड मेरा पेन नहीं काम कर रहा है। प्रोटोस्टोम सिलोमेट, ऐसा कौन सा फाइलम था जो सबसे पहली बार प्रोटोस्टोम और सिलोमेट हुआ। यानी प्रोटोस्टोम और सिलोमेट दोनों चीजें हैं यहाँ पे। समझ में आ रहे हैं, है ना। सिर्फ प्रोटोस्टोम देख के आंसर नहीं करिएगा, प्रोटोस्टोम के साथ सिलोमेट भी हुआ है वो पहली बार। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? द फाइलम विच वाज फर्स्ट टू बिकम प्रोटोस्टोम सिलोमेट, यानी दोनों चीजों को मिला के आपको आंसर करना है। इज दिस क्लियर और नॉट? है ना? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वो कौन सा फाइलम है जो सबसे पहली बार प्रोटोस्टोम के साथ सिलोमेट था? है ना? सिर्फ प्रोटोस्टोम नहीं था, प्रोटोस्टोम के साथ सिलोमेट था। मैंने हिंट भी आपको दे दिया है। चलिए, जो मैंने अभी आपको लेक्चर में पढ़ाया उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, देखो यहां से पढ़ाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, सो दैट जो मेरी नॉलेज है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी एक हौसला मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा वीडियोस बना सकूं और अपलोड कर सकूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दिस क्लियर? और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा और आपको मेरी टीचिंग कैसी लगती है वो भी बताइएगा। मैं लिख के ले आ रही हूँ अभी चीजें, ताकि समय हमारा सेव हो सके। तो ये आपको सही लग रहा है या फिर क्लास में, रनिंग क्लास में मैं लिखूं, वो सही लगेगा? दोनों मेरे को चलेगा, मुझे किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें वोट्स मुझे ज्यादा मिलेंगे मैं उसी प्रोसेस को, उसी तरीके को फॉलो करूंगी। ठीक है, सो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इसका। आई होप यू आर टेकिंग। ये समझ में आया क्लासिफिकेशन? देखो इसका बेसिस कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, है ना? और इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइलम पॉरीफेरा। So stay tuned with my channel students, and please like, share, subscribe and do comment. Bye, take care.